ओके बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा एज प्रॉमिस्ड आपके लिए ये क्लास प्रस्तुत है और बाकी बेटा मैंने आप लोगों को सारा का सारा प्लान ऑफ एक्शन बता दी है। ठीक है, हमारा ये अकाउंट्स की क्लास हो जाएगी। अकाउंट्स की हमने एमटीपी कर ली है सीरीज 1, एक सीरीज 2 भी अगर आ जाएगी तो बेटा वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा प्रैक्टिस। एक नाइट क्लास रखेंगे, राइट। मैं आपको बता दूंगा भैया, नाइट क्लास हो सकता है हम लोग कल ट्रिप से आने के बाद ही रख लें रात को। तो रात को जैसे मान लो आप लोग 9:30-10 तक घर पहुंचे तो उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक और 12 बजे क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ ये भी आइडिया अच्छा है कि हम एक काम करते हैं, ट्रिप के बाद जो है वो क्लास हम लोग यहीं लगा लेंगे, वो बेटर आइडिया है। गुड, बस में लगा लें। ठीक है, ठीक है, हाँ बस में जर्नी तो है ही है। हाँ बच्चा, डिनर भी है साथ में, आप चिंता मत करो। आप पढ़ने वाले बनो, मैं सुबह का ब्रेकफास्ट भी करवाऊंगा। ठीक है, ओके भाई। जैसा कि सबको वादा करा था, ये जो पीडीएफ है ना भाई, ये पीडीएफ आपके ऐप पे डाल दूंगा। ठीक है, और इस लेक्चर को भी भाई जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तुम्हारे पास जब मर्जी तुम्हें चाहिए होगा तुम्हें मिल जाएगा, राइट। इसका लिंक तुम्हें आ जाएगा। तो भाई साहब ये है अपना सितंबर 24 के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है भैया। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस हैं, तुम लोगों ने ये करके जाने हैं। दिस इज रेलेवेंट फॉर सितंबर 24। हाँ, मान लो कल को बच्चा जो है जनवरी में जाता है बेटा, तो जनवरी वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर सकेंगे, याद रखना, राइट। तो जैन 25 भी इसके लिए रेलेवेंट होगा। ओके भाई, अब यहां पर कुछ थ्योरी क्वेश्चन है जो मैंने आपको सिलेक्ट करे हैं विद आंसर्स। चलिए, सबसे पहले, कस्टमर्स ऑफ बिजनेस शुड नॉट कंसिडर्ड यूजर्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। भैया आंसर है ट्रू की फॉल्स। अब देखो, जो कस्टमर्स होते हैं ना बेटा, उनको हम यूजर्स कंसिडर नहीं करते। आई एम सॉरी टू से ये गलत है, क्योंकि कस्टमर्स जो होते हैं ना बेटा, याद रखना, हमारे पास जो यूजर्स होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई साहब? फॉल्स। क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं बिजनेस के, वो आपके एक्चुअली में यूजर्स होते हैं। ठीक है, और उन लोग को बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट, समराइजिंग। समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, याद रखना, ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट्स सच एज सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मेरे भाई, अगर हम यहां पर बात करें तो समराइजिंग बेसिक फंक्शन नहीं होता, रिकॉर्डिंग बेसिक फंक्शन होता है। अगर बच्चों को याद होगा बेटा, अकाउंटिंग के फीचर्स होते थे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, तो समराइजिंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन। जैसे वो लिखा है, सारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को हम लोग क्या करते हैं भाई, पहले रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली बेटा इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग एक बेसिक फंक्शन होता है। समराइजिंग सिर्फ डेटा की प्रेजेंटेशन के बारे में बताता है। समराइजिंग क्या बताता है बेटा? सिर्फ डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में। समराइजिंग कभी भी आपको बच्चा याद रखना, डेटा को रिकॉर्ड करने के बारे में नहीं बताता। समराइजिंग ओनली टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, बैलेंस शीट शो करती है पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन, नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। बेटा आपको एक चीज बता देता हूं, बैलेंस शीट क्या आपको सिर्फ प्रिपरेशन की डेट बताती है? नो, बैलेंस शीट स्टेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द एंटायर ईयर। ठीक है, तो बेटा याद रखना, बैलेंस शीट जो है आपके पास एक स्टेटमेंट है जो बताती है गिवन डेट पर। बट अगर अब यहां पर लिखा हुआ है ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट, ये जो लाइन है ये इस आंसर को ट्रू बताती है। क्योंकि बैलेंस शीट जो है उसका लैंग्वेज को समझो। बैलेंस शीट क्या शो करता है? बिजनेस का पोजीशन ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने बैलेंस शीट बनाई फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2024 की, तो बैलेंस शीट मुझे इस डेट तक ही इंफॉर्मेशन देगा, फ्यूचर डेट की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए बेटा इसका आंसर क्या आ जाता है? ट्रू।
एवरीबडी इज क्लियर? बिकॉज बैलेंस शीट जो है बेटा मुझे कभी भी ना फ्यूचर डेट की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये बातें याद रखिएगा। तो भाई साहब बैलेंस शीट जो है मुझे कभी भी फ्यूचर डेट की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब बेसिकली बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ट्रांजेक्शंस को सारा का सारा रिकॉर्ड करना। अब सारा का सारा रिकॉर्ड करना मतलब देखिए अब यहां पर क्या है, बुक कीपिंग का मतलब ही होता है रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग इसको मेंटेन करता है, उसको प्रेजेंट करता है, उसको समराइज करता है, उसको क्लासिफाई करता है। बट जो बुक कीपिंग होती है वो याद रखना आपके पास उसका ऑब्जेक्टिव होता है चीजों को रिकॉर्ड करना। तो देखो बुक कीपिंग क्या होता है बेटा, रिकॉर्डिंग करता है, एग्रीड। ठीक है, रिकॉर्डिंग करने से क्या होता है भाई साहब, आपकी ट्रांजेक्शन्स जिस दिन हुई है उस दिन का आपको पता लग जाता है। अच्छा अब एक चीज और, एक लाइन इसने लिखी है, एन असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। देखो फाइनेंशियल इफेक्ट बोला है, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बोला। अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो आपको वहां पर अपने बिजनेस के फाइनेंशियल इंपैक्ट का पता लग जाता है। तो मेरे को एक चीज आपको बतानी बेटा, इसको देखकर घबराना नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बुक कीपिंग हमें प्रॉफिट लॉस नहीं बताता। मैं मानता हूं बुक प्रॉफिट एंड लॉस आपको कौन बताता है, अकाउंटिंग। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कौन बताएगा भाई साहब, अकाउंटिंग। बुक कीपिंग कभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताता। तो याद रखेंगे बेटा बुक कीपिंग जो है बेसिकली वो कंसर्न होता है रिकॉर्डिंग के लिए, और वो ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल इफेक्ट बताता है। फाइनेंशियल इफेक्ट और फाइनेंशियल पोजीशन में फर्क होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, सो इसका आंसर आएगा ट्रू। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट हैज मटीरियलाइज। ये बोलता है क्या? नहीं बेटा, अपने पास कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वो कहता है बेटा आपके पास याद रखना ये जो होता है ना ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टेट करता है। क्यों? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात होती है, कंजर्वेटिज्म बोलता है बेटा यू कैन नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स, यू कैन एंटिसिपेट लॉसेस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन बताता है, देखो आंसर करने का तरीका, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि भाई जब तक आपके पास सेल ना हो जाए उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ना करो। राइट, तो वही कहने की कोशिश है, नो चेंज शुड बी काउंटेड। लैंग्वेज समझो, चेंज को काउंट नहीं करना, चेंज को काउंट नहीं करना जब तक वो मटीरियलाइज ना हो जाए, मतलब जब तक उसका पैसा हमें आ ना जाए। सारे बच्चे बेटा पहले मुझे बताओ क्या ये स्टोरी क्लियर है तुम लोग को? एवरीवन इज क्लियर विद इट? ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं बच्चा, इसका आंसर आप लोग अब खुद बताना शुरू करेंगे। चलिए क्लास में थोड़ा सा अब आप लोग आंसर खुद डिस्कस करेंगे, और एक काम करें जरा कॉपी पेन निकाल लो और लिखो, फिर हम इसको आंसर के साथ मैच कराएंगे, तभी हमारी प्रैक्टिस होगी और हमें अपना वर्थ पता लगेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग के 5 करा दिए, राइट? जल्दी से अब बच्चे क्या करें भाई, बच्चे फटाफट से लिखें इसके आंसर को। एक आध आंसर लिखोगे तो आपको थोड़ा पता लगेगा कि हमने कैसे लिखना है इसको। The concept of consistency implies non-flexibility as not to allow the introduction of improved method of accounting. अब देखो ये आप लोगों को लगता है सही है? आंसर लिखो वर्ड्स के साथ।
हाँ जी, इज इट डन? ओके, मतलब क्वेश्चन क्या था भाई कि जो कंसेप्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी का, व्हाट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? वो कहता है जो प्रिंसिपल आप लगाते हो ना, वो आप एक ही जैसा प्रिंसिपल लगाते रहो, चेंज मत करो, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब जैसे डेप्रिसिएशन का एक मेथड लगाया तो बोलता है उसको चेंज मत करो। अब उसने क्या लिखा है, वो कहता है भाई साहब जो कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी का, वो कहता है नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एज नॉट अलाउड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव मेथड। ये तो नहीं बोलता वो कहता है आप मेथड कंसिस्टेंट रखो, बट आपका ये नहीं कि आप रिजिड हो गए हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। बच्चा अगर मान लो कोई अच्छा मेथड मिलता है बिजनेस की अकाउंटिंग के लिए तो हम चेंज कर सकते हैं ना, हमें ये थोड़ी कि हम रिजिड हो गए हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो याद रखो बेटा, इसका आंसर क्या है? फॉल्स। मतलब जो कंसिस्टेंसी है ना बेटा, याद रखना, वो कहता है नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इट डज नॉट इंप्लाई नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। नया मेथड अगर आएगा तो आप नया मेथड बिजनेस में ला सकते हो। इज दिस क्लियर? ठीक है जी, चलिए अगले पॉइंट का आंसर करिए। ट्राई टू राइट आंसर्स, इसको पढ़ के आंसर लिखने की कोशिश करो, इसी से प्रैक्टिस होती है। हम लोग इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हैं सारा साल, नोटिस करना, हम खाली रीड करते हैं, और रीड करने में और लिखने में बहुत फर्क होता है भाई। मैं आपको क्लास में यही चीज कराना चाहता हूं, राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। इज इट डन? सबने आंसर लिख लिए? चलो अब सुनो, क्वेश्चन क्या है भाई, अगर आप ध्यान से चेक करते हो, द मटीरियलिटी डिपेंड्स ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम, नॉट अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस, नेचर एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द लेवल ऑफ द पर्सन मेकिंग द डिसीजन एक्सेट्रा। पहले बताइए मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट होता क्या था? वो कहता था बेटा रिकॉर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मटीरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है रिकॉर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताइए, हम लोगों ने कभी पढ़ा कि भैया कि ऐसा कोई अमाउंट ऑफ आइटम के ऊपर मटीरियलिटी डिपेंड करता है? नहीं। क्या हमने ऐसा पढ़ा कि मटीरियलिटी बट आपके पास साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड नहीं करता? ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मटीरियलिटी साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक खर्चा, सपोज कर लो बेटा, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल हमारे मुकेश अंबानी भाई साहब है, ठीक है, अपना मुक्खू यार, सारे समझ गए ना। सपोज कर लो भाई साहब जो मुकेश अंबानी जी हैं, अब मैं कहता हूं भाई उनके लिए, मान लो उनके एक मित्र आए चाय पानी के लिए, वो बेटा उनको ले गए 5 स्टार, उनको चाय पानी कॉफी कोल्ड ड्रिंक पिलाई, ठीक है भाई साहब, जो भी उनका खातिरदारी करा, बिजनेस का बंदा ही है, बिजनेस का खर्चा उन्होंने करा, और मान लो बेटा उन लोगों ने ये सब खर्चे खुर्चे में अप्रोक्सीमेटली सपोज कर लो 20,000 रुपया खर्चा कर दिया। भाई साहब हो सकता है उनके लिए खर्चा मटेरियल ना हो, क्योंकि उनके साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से ये अमाउंट कुछ नहीं है। अब अगर मान लो बेटा एक गरीब आदमी, मान लो मेरा कोई मित्र आया फॉर एग्जांपल आईसीएम, ठीक है, मान लो बेटा मैं उसको ले गया भैया 200 रुपए का, उसके ऊपर समोसे खिलाकर उसको चाय पानी पिला दी। भाई साहब अब यहां पर मेरे लिए मटेरियल है। बात समझ में आ रहा है? डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो सारे बच्चे याद रखना, अगर हम छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखते हैं, यहां लिखा है मटेरियलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, ये बात गलत है।
ये पॉइंट ही गलत है। इट एक्चुअली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस, याद रखना। और यहां पर लेवल ऑफ द पर्सन, अरे भाई मेरे, ये सारी चीजें लेवल ऑफ द पर्सन पे डिपेंड करती है कि जिसका साइज ऑफ बिजनेस ज्यादा होगा बंदे का लेवल उतना ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? तो जितना बिजनेस का साइज होगा उतना बंदे का लेवल भी ज्यादा होता है। तो ऑटोमेटिकली मटेरियलिटी डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पे। तो याद रखना, ऑल आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहने का मतलब मटेरियलिटी कहता है भैया कि जिसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बिजनेस में दिखाना जरूरी है। अब देखो, जो तुमने आंसर लिखा, क्या तुम्हारा आंसर इससे मैच करता है? पॉइंट इज ट्रू फॉल्स तो सब लिख लेंगे, जो आगे रीजन लिखनी होती है ना 1 मार्क की, वो हम लोग को लिखने में मुश्किल आती है। ओके, नेक्स्ट, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लिखिए बेटा, आंसर लिखो सारा इसका, सिर्फ आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। Is it done? चलो सुनो, accrual basis of accounting is the method of recording transactions by which revenue and cost and assets and liabilities are reflected in the accounts in the period in which they are actual receipts or actual payment। यहीं पे गलत हो गया। एक्चुअल रिसीप्स और एक्चुअल पेमेंट बेटा कौन रिकॉर्ड करता है? कैश बेसिस। देखो, जितनी मर्जी वो लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, एक्चुअल रिसीप्स और एक्चुअल पेमेंट कौन रिकॉर्ड करता है? कैश बेसिस। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स, बिकॉज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक ऐसा मेथड है जो रेवेन्यूज को, कॉस्ट को, एसेट्स और लायबिलिटीज को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रिसीप्स एंड एक्चुअल पेमेंट्स। हाँ जी बच्चों, इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। अमाउंट स्पेंड एज लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट, ठीक है, belongs to the plaintiff's land is a capital expenditure। true or false? लॉयर सूट का भैया उसके ऊपर एक केस करा है सिर्फ टाइटल को डिफेंड करने के लिए। बेटा देखो, इसमें दो बातें होती हैं। हमने टाइटल को करा है डिफेंड, एक होता है टाइटल करी परचेस, एक होता है टाइटल करा डिफेंड। बेटा याद रखना, जब हम डिफेंड करते हैं तो वो हमारा सिर्फ एक अपना छोटा लीगल एक्सपेंस है, उसको हम क्या कह सकते हैं? दैट्स माय सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीवन? वो हमारा सिंपल एक नॉर्मल खर्चा है, तो हम उसको बच्चा यहां पर अपना खर्चा नॉर्मल ही मानेंगे, और वी कैन नॉट से दैट दैट एक्सपेंस इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। ये चीजें हमने पहले भी करी हुई है। नेक्स्ट, आगे अगर हम बात करते हैं अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ अ मशीन। मशीन का एक वॉर्न आउट पार्ट है भाई, जो मशीन का वॉर्न आउट पार्ट होता है ना, वो डिपेंड करता है कि जो मशीन है उसका जो वॉर्न आउट पार्ट है वो आपका मेन पार्ट है कि नहीं है, वेदर दैट मशीन पार्ट इज इंक्रीजिंग माय एफिशिएंसी और नॉट। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर है बेटा फॉल्स। क्यों? कोई भी आपने कोई वॉर्न आउट पार्ट के लिए अगर सपोज कर लो करा, तो वॉर्न आउट नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसको मानते हैं बेटा हमारे पास कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि रेवेन्यू जो है वो आपको, सॉरी, एफिशिएंसी बड़ा है, तो वो उसको क्या मानते होते हैं? मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर सपोज कर लो यहां लिखा होता कि वॉर्न आउट पार्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ मशीन, और उससे मशीन की कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वो ऑटोमेटिकली खर्चा कौन सा आ जाता?
कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों, इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप एवरीवन इज क्लियर विद इट। ठीक है जी, बट आई होप जितने बच्चे ऑनलाइन में हैं सारे के सारे वो क्लियर होंगे। ये लो भाई साहब, ऑनलाइन वाले तो सारे चुप हो गए एकदम अचानक से। ठीक है, सुनिए, अब अल्टीमेटली भाई अगली कहानी जब हम डिस्कस करते हैं, सारे बच्चे इसको चेक करना। रुक जाओ बेटा, ऑनलाइन वालों का शायद लिंक टूट गया बेचारों का। हाँ जी, सारे जीवित हैं बेटा ऑनलाइन वाले? ठीक है, चलिए भाई, आई होप द लिंक इज देयर। ठीक है, लीगल फीस टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये तो ठीक है ना कि लीगल फीस टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें तो कोई गलत नहीं है ना, तो ये सही है बेटा। लीगल फीस टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी इज अ, बिकॉज एक्वायर का मतलब होता है खरीदना, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट, व्हेन इट इज प्रोबेबल that the firm will need to pay off the obligation, this gives rise to contingent liability। इसका आंसर करके बताओ, लिखो बेटा। contingent liability याद है आप लोगों को क्या होता था? कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो आपको वहां पर अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब एक काम करो, यहां एक वर्ड लिखा है प्रोबेबल, कि फर्म को ऑब्लिगेशन पे करना पड़ेगा, तो क्या वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है कि नहीं है? देखो मिक्स आंसर आ गया। नाउ सम पीपल हैज अ मिक्स्ड आंसर। क्यों ट्रू, क्यों, वाई? बेटा तुम लोग यहां पर हो ढक्कन में, तुम एक चीज याद कराता हूं, अगर वर्ड आता था बेटा कि प्रोबेबल है, तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी किस बात की रहेगी? वो तो प्रोविजन बन गई। खुद सोचो, प्रोबेबल का मतलब होता है भाई उसको पे करना ही पड़ेगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली प्रोविजन बन गई, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का तो सीन ही खत्म हो गया। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वो होती है जो अभी आपकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट ये तो प्रोबेबल हो गई। जब आपको पता है कि भाई मेरी प्रोबेबिलिटी है, मुझे ऑब्लिगेशन पे करना पड़ेगा, तो याद रखना बच्चों, ये हो गया आंसर फॉल्स, क्योंकि जब एक चीज प्रोबेबल हो जाती है, दैट मींस इट विल गिव राइज टू योर प्रोविजन। तो सारे देखो यहां पर गलत हो गए भाई। थ्योरी 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 है जरूरी, इसलिए कह रहा हूं बेटा, ये जो 12 नंबर है ना हमारे स्टार्टिंग के, ये अपने को अचीव करने हैं, और इसमें हम गड़बड़ करते होते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज विच अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट इज टर्म्ड एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। हाँ जी, ट्रू की फॉल्स? लैंग्वेज पढ़ो। आज एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट से हुआ, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। आंसर क्या है, ट्रू की फॉल्स? अगर फॉल्स है तो रीजन दो, ट्रू है तो रीजन दो। हाथ रेस करो। मजा आ रहा ना थ्योरी करके? हाँ जी बेटा, फॉल्स है तो रीजन दो, ट्रू है तो रीजन दो। रीजन दो बस, खाली एक नंबर चाहिए तो रीजन दो। लो सारे सोच में, हाँ ट्रू कैसे बताओ मेरे भैया? क्यों? ये कौन सा रीजन लिखा बेटा? ट्रू है तो रीजन ही देना पड़ेगा। ये आईसीए ने कब रूल निकाला बेटा? अच्छा, हाँ जी बोलिए भाई। सर आपको ये कहां बोला पास्ट में नहीं थी? लैंग्वेज तो ध्यान से पढ़ो। उसने लिखा है कि कोई पुराने इवेंट की वजह से आज एक ऑब्लिगेशन अराइज हुई है। कोई पुराने इवेंट की वजह से आज एक ऑब्लिगेशन अराइज हुई है, तो आपको कैसे बोल दिया पास्ट में नहीं थी? हाँ जी, यस, दैट्स इट, यही आंसर मुझे चाहिए था भाई। ये आंसर फॉल्स है, क्योंकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती तो विच मे और मे नॉट हैपन, ये तो हो रही है, तो बेटा इट्स एक्चुअली नॉट अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी। तो समझो ये आंसर क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंटरप्राइज का जो पास्ट इवेंट से होता है, जो पास्ट इवेंट से होता है बच्चा, वो लायबिलिटी होती है, वो आपके पास
याद रखना, वो कभी भी कॉन्टिजेंट नहीं रहती। जो मुझे पता है मेरी लायबिलिटी होनी है, और ऑब्वियसली बेटा कोई भी लायबिलिटी पास्ट इवेंट से राइज होती है। मान लो मैंने आज से 1 महीने पहले गुड्स खरीदे, तो पैसा तो मुझे आज देना उसका, तो बेटा वो पास्ट इवेंट से मेरी लायबिलिटी राइज हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। तो बच्चा मैंने अपने गुड्स खरीदे, तो गुड्स खरीदे, पैसा तो मेरे भाई आज देना उसका, तो मेरे पास्ट इवेंट से वो लायबिलिटी राइज हुई कि नहीं हुई। देखो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, थ्योरी को हम लोग लेते हैं लाइटली। अब बच्चा यहीं पे फंसता है, स्टार्टिंग के 12 नंबर कंपलसरी क्वेश्चन के इसी में उड़ते हैं। अब देखो 90% बच्चे अनश्योर थे यहां पर, क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर कई देर पहले पढ़ा था, याद ही नहीं है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वाला। बच्चों इज दिस क्लियर? चलो अभी आगे और आएगा, अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई साहब आपको सवाल पूछा गया है, कहता है अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड एज एंड व्हेन बिजनेस लाइक टू शो रिजल्ट एज per द चॉइस। हां जी, मतलब आप यहां पर अकाउंटिंग पॉलिसी को बोलता है तब चेंज करना है जब बिजनेस को अपने हिसाब से रिजल्ट दिखाना है। आंसर ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताओ। कितने बच्चे बोलते हैं फॉल्स है? हाथ रेस करो, रीजन दो। चलो रीजन गलत है आपका, अब बोलो। सिर्फ फॉल्स और ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, तुम्हारा रीजन गलत है। बेटा यहां पर अकाउंटिंग मेथड की तो बात ही नहीं हो रही, अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात हो रही है। अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव हम कब कर सकते हैं, ये पूछ रहा आपसे भाई साहब। अब मैं तुम्हें याद कराता हूं, थ्योरी में पढ़ना है भाई, एक चैप्टर था हमारा छोटू सा अकाउंटिंग पॉलिसी, एक दिन में करा हुआ हम लोगों ने, एक दिन का छोटा सा चैप्टर। आप देखोगे जो स्टार्टिंग के थ्योरी चैप्टर्स है ना भाई, उसी के अंदर उड़े हुए सारे चैप्टर्स। इसमें क्या होता है, इसको पढ़ना पड़ता है। अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो आप तभी कर सकते हो, या तो कानून बोलेगा। कौन बोलेगा? कानून। याद आ रहा है, मैं कहता था भैया अकाउंट्स हल्का है लॉ भारी है, याद आया मेरी बात? मैं तुम्हें ऐसे चुटकुले सुना सुना के पढ़ाता था भैया कि भैया अकाउंट्स हल्का है लॉ भारी है, तो जो लॉ बोलेगा वो माना जाता है अकाउंट्स के अंदर। याद आया बेटा? अब बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी में हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। अकाउंटिंग पॉलिसी में अपने बिजनेस का अपना रिजल्ट दिखाने के लिए हम चेंज कर दें, नहीं। आंसर बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हम लोग सिर्फ तभी कर सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट वर्ड याद आया? दैट मींस कानून। बच्चों को याद करो, बच्चे इसको स्टैचू स्टैचू करते थे, मैंने क्लास में कहा था बेटा इसको स्टैट्यूट बोला जाता है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच कराने के लिए। अच्छा, और जो चेंज होता है दैट शुड गिव अ गुड प्रेजेंटेशन, दैट शुड गिव अ गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है, याद रखना। तो मैंने बच्चों को कहा था बेटा एसएपी याद करो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद आएगा। एसएपी क्या था बेटा? एस से स्टैट्यूट, ए से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैचिंग, पी से प्रेजेंटेशन। याद आ गया बच्चा? स्टैट्यूट बेटा। ठीक है, आप जो मर्जी बोली जाओ, पंजाब में सब अलाउड है, टेंशन मत लो। पंजाब में भाई साहब सब अलाउड है, जो मर्जी बोली जाओ। आपको बेटा आंसर समझ में आ गया? अच्छा आगे, चूजिंग फीफो और वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज अ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इज ट्रू और फॉल्स? हाँ जी, अच्छा ठीक है, गुड बेटा। अब देखो सारे बच्चे, और इन्होंने बोला बोलता है ये फॉल्स है। आप कोई और बच्चा फॉल्स वाला? हाँ जी बोलिए, फॉल्स है तो रीजन दो ना बेटा। हमारे महान लोग बोलते हैं फॉल्स में रीजन देना पड़ता है, ट्रू में जरूरत नहीं होती। हमारे दोस्त ने भी एक सलाह दी है, तो फॉल्स में रीजन दो ना बेटा। बेटा यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों को समझ में आ रहा है? पीफो और डब्ल्यूएपी का सिलेक्शन, मान लो ये जो सिलेक्शन होता है ये सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है कि नहीं है?
चलो मेरे भाई, मेथड में और अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने में फर्क क्या होता है ये बताओ। आपने बोला मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, तो बेटा आप मुझे बताइए, फीफो और डब्ल्यूएपी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है? तो मैं तो लॉ को फॉलो कर ही रहा हूं। आपको रीजन क्या बताया? अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी दैट पॉलिसी विच इज एज पर कंप्लायंस विद लॉ, स्टैट्यूट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब बच्चों को एक चीज बताता हूं बेटा, इफ यू आर सेलेक्टिंग एनी पॉलिसी, like you're selecting a method, for example you're following FIFO or WAP, even that selection is called as selection of accounting policy, याद रखना, because you are following an accounting standard। समझ में आ गया बच्चों? ये फॉलोइंग एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो भाई मेरे याद रखेंगे, यस, एन एंटरप्राइज मे अडॉप्ट फीफो और डब्ल्यूएपी फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन बिकॉज दैट मेथड सिलेक्शन इज बेसिकली सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। समझ में आ गया बच्चा? तो ये जो बच्चे कह रहे हैं फॉल्स है, वो खुद गलत हो गए। ओके, नेक्स्ट, आगे, selection of an inappropriate accounting policy decision will overstate the performance and financial position of business entity every time। हां जी, अगर आप मान लीजिए आप कोई इनअप्रोप्रिएट गलत पॉलिसी सेलेक्ट करते हो, तो हर बार बिजनेस की पोजीशन ओवरस्टेट हो जाएगी, मतलब ओवरकास्ट हो जाएगी। अंडरकास्ट भी हो सकती है, गलत है ना? तो ये पता लग गया फॉल्स है, क्योंकि बिजनेस की पोजीशन अंडरकास्ट ओवरकास्ट दोनों हो सकती है। तो भाई ये आंसर क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि बिजनेस की पोजीशन जो है बेटा वो अंडरकास्ट ओवरकास्ट कुछ भी हो सकती है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब बेटा ये आंसर जो है ना, आप लोग पहले खुद ट्राई करोगे। हां जी, लिखो जरा इसको तुम्हारे हिसाब से। चलो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से ये चार कॉन्सेप्ट है, आप पहले मुझे इस चार कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन बताओ। तुम्हारे हिसाब से हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, रिलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, करंट कॉस्ट क्या होता है, और फ्यूचर वैल्यू क्या होता है? ना ना ना, लिख कर, ऐसे नहीं, लिख कर लिखो इसको, अपनी अंग्रेजी भाषा में जो तुम्हें आती है उसकी डेफिनेशन लिख डालो। जो तुम लोग को डेफिनेशन आती भाई लिख डालो। तुम्हें दिए 5 मिनट, लिखो, टेढ़ी मेढ़ी जितनी डेफिनेशन आती सब लिखो।
ओके भाई, उम्मीद करूंगा सबने कुछ ना कुछ लिखा होगा। ओके, अब यहां लिखा गया है देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। पहले ना इसका आंसर समझते बेटा। जो 4 बेसिस होते वो ये होते, कौन कौन से? हिस्टोरिकल कॉस्ट सही है, करंट कॉस्ट सही है, रियलाइजेबल वैल्यू सही है, प्रेजेंट वैल्यू भी सही है, बट फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं होता। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, सर ये 4 बेसिस है क्या? मैं आपको ना छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, समझो। व्हाट आर दीज 4 बेसिस? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज एक, मान लो आज डेट ले लो, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2020, मैंने एक मशीनरी खरीदी, मान लो 5 लाख रुपए की। मान लो उस मशीन पे मैंने इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा दी, सपोज 1 लाख रुपए की। समझ लो भाई साहब, मेरी मशीनरी का जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो क्या होगा? तो सिंपल भाषा में हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द एक्विजिशन प्राइस। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है बेटा? एक्विजिशन प्राइस, जिसको हम कहते हैं एक्चुअल प्राइस जिस पे तुमने एसेट खरीदा है, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं आपसे आगे बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आज 1 जनवरी 2024 को अगर मैं वो मशीन, सेम मशीन आज की डेट में मार्केट में खरीदना चाहूं, सपोज कर लो बेटा उस मशीन की थोड़ी डिमांड बढ़ गई। अब उस टाइम पे नई नई आई थी तो इतनी वैल्यू नहीं थी। मान लो बेटा आज उसका मार्केट में डिमांड बढ़ गया, तो मार्केट में डिमांड बढ़ गया भाई साहब, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो मशीन खरीदी है, याद रखना, मैंने जो मशीन खरीदी है वो मैंने किसके लिए खरीदी? सिंपल सा फंडा, मैंने वो मशीन खरीदी भाई साहब वहां पर किस पॉइंट के लिए? मैंने खरीदी फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लीजिए अगर आज मैं उसका पैसा देने जाता तो मुझे 8 लाख रुपए पड़ते। कितने पड़ते? 8 लाख। तो बेटा वो 8 लाख मेरी क्या होती? करंट कॉस्ट। वो 8 लाख क्या होती? करंट कॉस्ट। अच्छा, तो अब अगर आप सोचते हो भाई वो 8 लाख क्या हो गई? मेरी करंट कॉस्ट हो गई। मैंने मशीन खरीदी, उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? मेरी 8 लाख। सो मतलब वी कैन से कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड on the current date to acquire such machine या such asset। मतलब जो पैसा मुझे आज की डेट में पे करना पड़ता है, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं बेटा अल्टीमेटली करंट कॉस्ट। अच्छा, अब अगर आप आगे देखते हो, फिर एक टर्म होती है मेरे पास रियलाइजेबल वैल्यू। बच्चा बोलेगा सर रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? समझो, हम सिंपल भाषा में बोलते हैं अमाउंट पेड, ठीक है, सॉरी, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ मशीन इज सोल्ड ऑन करंट डेट। मतलब आप कह सकते हो अगर आज मैं मार्केट में मशीन को बेचने जाऊं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो भाई मैं मार्केट में मशीन बेचने गया आज की डेट में, सपोज कर लो बेटा आज सपोज 1 अगस्त 2024 ले लो। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो भाई मैं मशीन बेचने गया, मुझे पता लगा मशीन का मुझे तकरीबन बेटा मार्केट वैल्यू के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल 6,50,000 अभी भी मिल रहा है मार्केट वैल्यू। तो मतलब अगर मैं मशीन को बेचने जाता हूं तो सपोज कर लो बच्चा कि मेरे को मशीन की जो मार्केट से प्राइस मिलती है वो बेसिकली कितनी मिलती है आज भी? 6.5 लाख रुपए,
क्योंकि मशीन की डिमांड है आज भी। तो बेटा मुझे 6.5 लाख रुपए मशीन का प्राइस मिल रहा है, तो मतलब अमाउंट जो मुझे मिलता है मशीन को अगर मैं आज की डेट में, करंट डेट में बेचूंगा तो कितना मिलेगा। फिर एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। देखो बेटा प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली क्या होती है, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला सिखाया बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, सारे बच्चों को मालूम है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एसेट, सिंपल भाषा में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंटेड रेट। तो जो डिस्काउंटेड रेट होता है उसके बेस पर जो एसेट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटेड रेट मतलब जैसे मान लो प्रेजेंट वैल्यू का एक रेट आ गया, फॉर एग्जांपल 10%, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं बेटा, प्रेजेंट वैल्यू के रेट के हिसाब से मशीन की वैल्यू निकाली जाती है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नॉर्मली क्या होता है इसमें, सपोज कर लो मशीन की वैल्यू आ गई 1/1 प्लस 0.10, सपोज कर लो मुझे सेकेंड ईयर में निकालनी है, और मान लो मशीन की जो प्राइस है वो 1 लाख है, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड ईयर में मशीन की प्रेजेंट वैल्यू। बच्चों समझ में आ रहा है। सपोज मुझे थर्ड ईयर में निकालनी है, तो ये आपके पास 1/1 प्लस 0.10 टू दी पावर 3 इंटू 1 लाख। बच्चों ये कहानी क्लियर है? आई कांट हियर। ठीक है, ओके। हाँ जी सर, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वो भी तो पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू, तो उसको भी लेते बनो। बेटा आप मुझे बताओ कि आप कोई भी पर्टिकुलर एसेट की फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकोगे? आप ये बताओ पहले मुझे, आप बताओ बेटा, आप फ्यूचर वैल्यू आमतौर पे इन्वेस्टमेंट्स की लेते हो, ठीक है। यस। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप नॉर्मली फ्यूचर वैल्यू एसेट की प्रिडिक्ट कर सकेंगे? हाँ या ना बताइए। तो फिर इट इज नॉट पॉसिबल बच्चा। इसीलिए जो 4 बेसिस मेन होते हैं वो यही होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, करंट कॉस्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट फंडा सुनना। एट प्रेजेंट वैल्यू द लाइबिलिटीज आर कैरिड एट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लोज that are expected to be required to settle the liability in the normal course of business। अब बच्चा बोलेगा सर ये लिखना क्या चाहता है यार, ये कहना क्या चाहता है कि यार एट प्रेजेंट वैल्यू लाइबिलिटीज को हम लोग कैरी करते हैं फ्यूचर नेट कैश फ्लोज के हिसाब से, और जो आपने सेटल करनी है लाइबिलिटी इन फ्यूचर के हिसाब से वैल्यूज पे। अब बताओ ये आपका बात सही है कि नहीं? मतलब हम लोग क्या लायबिलिटी को कभी प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के अंदर लेकर आते हैं? पहली बात सोचो, क्या हम कभी लायबिलिटी को बेटा प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में लाते हैं? नहीं, हम लोग बेटा नॉर्मली एसेट्स को लेकर आते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी बात करें, लायबिलिटीज जो होती है बच्चा याद रखना, उसको हम लोग नॉर्मली प्रेजेंट वैल्यू के फंडे में नहीं लेकर आते, ठीक है। तो बच्चा इसका जवाब सिंपल है, फॉल्स। क्योंकि लायबिलिटी को बेटा हम लोग कभी भी ऐसा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में नहीं लेकर आते, हम लोग लायबिलिटी को अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेटल करते। हम लोग क्या करते, अपने पास क्या रखते हैं, हम एसेट रखते हैं कि लायबिलिटी रखते हैं? हम अपने पास एसेट रखते हैं, तो हम एसेट के अंदर ये टर्म्स देखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। So normally these terms are not meant for liabilities. Is this clear everyone? ठीक है, अच्छा। फिर फॉर एग्जाम्पल एबीसी ने एक मशीनरी परचेज करी 10 लाख रुपए की अप्रैल 2001 को। 31 मार्च 22 को एक और मशीनरी वो परचेज कर सकता था, मतलब 20 लाख की। मतलब एक मिनट, 2001 में कितने की खरीदी थी? 10 लाख की। अगर आज वो मशीनरी सेम खरीदने जाता तो उसे कितने पड़ते? 20 लाख। अब बताओ क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट 20 लाख है?
वो करंट कॉस्ट है। अगर मैं आपसे बात करूं तो 20 लाख क्या होगी करंट कॉस्ट, तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका फॉल्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट उसकी 10 लाख ही होगी। चलो, एबीसी ने एक मशीनरी परचेज करी 10 लाख रुपए की और 31 मार्च को मशीनरी हमारे पास अल्टीमेटली 20 लाख है, तो क्या करंट कॉस्ट 20 लाख है? यस इट्स ट्रू, करंट कॉस्ट हमारी 20 लाख है। अच्छा एक मिनट भाई, एक वर्ड लिखा है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। देखो बच्चों आपके पास ना दो टर्म्स है जो मैं आपको समझाता हूं। एक टर्म आती है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, और एक होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। सबसे पहली बात, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मतलब जो हमने सपोज कर लो अकाउंट्स में एस्टीमेट लगाए हुए हैं उसके अंदर चेंजेस करना। एस्टीमेट का चेंजेस क्या होता है, थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एसेट खरीदा और एसेट की मान लो मैं कहता हूं बेटा रेसिडुअल वैल्यू और उसकी लाइफ जो है लाइफ मान लो मैंने रखी 10 साल, ठीक है, पर मुझे बाद में मान लो 2 साल के बाद लगा कि यार एसेट की जो लाइफ है वो रिमेनिंग वैसे कितनी होनी चाहिए 8 ईयर्स, मुझे लगता है 8 नहीं होगी 6 होगी। तो जब मैं ऐसे चेंजेस करता हूं इसे क्या बोला जाता है बेटा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। मतलब जो मैंने अंदाजे लगाए थे बिजनेस में मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मुद्दा ये है मेरे भाई कि ये जो मैंने अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज करा, सोचो क्या ये मैं रेट्रोस्पेक्टिव कर सकता हूं? आपको याद होगा मैंने आपको कहा था एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन के चैप्टर में रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस आर नॉट अलाउड नाउ, याद है? बैकडेट चेंजेस आर नॉट अलाउड इन द केस ऑफ डेप्रिसिएशन, मैंने बताया था। तो क्या हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैकडेट से आगे चेंजेस कर सकते हैं? नो। तो आंसर क्या है बेटा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को हम रेट्रोस्पेक्टिव अब जाके नहीं कर सकते। एवरीबडी इज क्लियर और नॉट क्लियर? यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई सवाल कोई डाउट? ट्रिमेंडसली गुड, वेरी गुड। आगे सुनो, अब आ जाओ भाई साहब, आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है इसका जवाब आप लोग जरा खुद लिखो। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ बीआरएस। अब सोचो, बड़ी अच्छी टर्म निकाली है टाइमिंग डिफरेंसेस। आपको पता है टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो चेक डिपॉजिट करा 31 तक चेक जमा होना था, मैंने चेक को जमा कराया भैया 2 अप्रैल को। अब ये गलत टाइम पे हुआ, इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। अब मेरा सवाल आपसे ये है बैंक चार्जेस क्या टाइमिंग डिफरेंसेस का एग्जांपल है? मान लो जैसे ये क्या कहानी है, पासबुक आप बना रहे हो, पासबुक में आपने क्या करा, आपने भाई यहां पर बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। अब तुम्हें क्या लगता है ये टाइमिंग डिफरेंस है? वेरी मिक्स्ड रिव्यू। अब देखो आधे से ज्यादा बच्चे ढक्कन जवाब ही नहीं दे रहे। आपको पता है ये क्या कहानी है? जब हम चैप्टर करते थे मैं कहता था बेटा ट्रू एंड फॉल्स पढ़ लेना, याद है? 90% बच्चे जब डाउट्स लेता हूं तो वो ट्रू एंड फॉल्स पढ़ के नहीं आते। अब तुम्हारे बैंड बजेंगे, अब तुम्हें सारे ट्रू एंड फॉल्स इकट्ठे पढ़ने पड़ेंगे। राइट? अब सोचो बेटा जो बैंक चार्जेस होते हैं ना, अगर मान लो बैंक ने कोई चीज नहीं रिकॉर्ड करी तो वो सिंपल एक रिकॉर्डिंग का एरर है, टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मान लो चेक इशूड इन फेब नॉट प्रेजेंटेड टिल 31 मार्च, ये टाइमिंग डिफरेंस होता है। उसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। बेटा मुझे सबसे आंसर चाहिए। अच्छा आगे, when the causes of difference between passbook balance and cash book is not known, मतलब मुझे कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस का नहीं पता, then BRA statement can be prepared by matching the two books and identifying any unticked items in both the sets। सारे बच्चों को लग रहा है ट्रू है? पक्का?
क्योंकि वहां पर आपके पास कैश बुक और पासबुक का मालूम नहीं है। तो बीआरएस हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, दोनों बुक्स को मैच करा, और जो आइटम्स अनटिक्ड है, अनटिक मतलब जो मान लो आपने रिकॉर्ड एक में करी, एक के अंदर नहीं करी, तो बेटा यस दिस आंसर इज ट्रू। बिकॉज अगर हम लोग सपोज कर लो एक में रिकॉर्ड करा, एक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो फिर आप इसी तरीके से बीआरएस बनाते, बिकॉज बीआरएस बनता भी इसी तरीके से। किस तरीके से भाई, एक में चीज को रिकॉर्ड कर लिया और एक में चीज को रिकॉर्ड नहीं करा। बीआरएस का बनाने का तरीका ही यही होता है। तो आंसर इज ट्रू। अच्छा, इसको करें। बीआरएस बनाना है भाई साहब, स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। द डिपॉजिटेड चेक्स दैट आर नॉट येट क्लियर्ड need to be adjusted, need not to be adjusted, sorry। बेटा अब आपने स्टार्ट करा बैलेंस एज पर पासबुक, अब लिखा गया है आपने चेक डिपॉजिट कराया, बैंक में जमा नहीं हुआ। भाई मेरे को एक बात बताओ, बैंक में जमा हो या ना हो, आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो बेटा अगर यहां पर आप नोटिस करोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कर लो आप बीआरएस बना रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ऊपर क्या लिखा है डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब ये माइनस हो गया, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गई पासबुक की। अब सोचो चेक डिपॉजिट में कैश बुक क्या होती है प्लस, इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, कैश बुक पे, क्या करेंगे उसको, बड़ा समझ में आ रहा है? इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, कैश बुक पे देखना है, क्या करेंगे भाई साहब, इसको प्लस करेंगे। अच्छा, तो अपने पास बच्चा ये प्लस में आना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो क्या ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस से माइनस हो रहा है, तो लिखेंगे बेटा इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेबिट और अनफेवरेबल बैलेंस इन पासबुक, इसको इसमें से माइनस कर दिया। देखो हमने कुछ गलत तो नहीं करा। नहीं नहीं, रीजन बेटा वर्ड में लिखना, ये बना के मत आ जाना, ठीक है, रीजन वर्ड्स में लिखनी होती है। ओके, अ चेक फॉर ₹80,000 was discounted from bank, was dishonored and bank charge 1600 as charges on account of same। एक मिनट, बैंक ने आपसे चार्जेस चार्ज करे कितने के, 1600 के, ठीक है। While starting with the debit balance of cash book for preparing BRS, we need to deduct 78,400 to reconcile। बोलो बेटा, आपको वहां पर डिडक्ट करना है 78,400। अब मैं तुम्हें रीजन बताता हूं, सुनो, थोड़ा सा बीआरएस बनाना पड़ेगा, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, यहां बता देता हूं। ये देखो अपना बीआरएस बना के देख लो, कैश बुक का बैलेंस है, मान लो बेटा कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो गया, इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, पासबुक पे। अगर कोई पासबुक से अगर कोई चेक डिसऑनर होता है, पासबुक क्या हो जाती है, माइनस माइनस। बैंक चार्जेस क्या होता है बेटा, पासबुक माइनस हो जाती है। तो बेसिकली आपका कितना डिडक्ट होता है टोटल, 81,600 होता है बच्चा। बच्चों इज दिस डन? अच्छा, interest on saving bank that is allowed or credited by bank is generally recorded in cash book prior to its being recorded by bank। क्योंकि सिंपल सा फंडा है बेटा, जो सेविंग बैंक होता है ना वो पहले बैंक में जाता है, कैश बुक में तो बाद में जाता है। तो आंसर क्या है बेटा, फॉल्स। क्योंकि आपके पास क्या होता है, पहले एंट्री हमारी पासबुक में हो जाती है, फिर जाके कैश बुक पे होती है। इज दिस क्लियर? A regular BRS discourages the accountants to be involved in any kind of funds embezzlement। मतलब बोलता है बीआरएस रेगुलर बनाओगे तो हेरा फेरी रुक जाएगी। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन कैसा है, रेगुलर बीआरएस बनाओगे तो हेरा फेरी रोक सकते हो।
एम्बेजलमेंट का मतलब होता है हेरा फेरी, कुछ करना, फ्रॉड करना। चलो सीधा सीधा बताओ आंसर, तुम्हें क्या लगता है कितने लोग ट्रू के फेवर में है? ट्रू। अच्छा, बाकी लोग कहते हैं फॉल्स है। ऑनलाइन वाले क्या बोलते हैं? भाई साहब इसका आंसर ट्रू है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। मैं यही देख रहा था बेटा, सारी जनता फॉल्स। सुनो, नहीं नहीं, मैं मैक्सिमम बोला बेटा, ट्रू वाले बड़े कम थे। तुम्हें बताता हूं, बीआरएस जो होता है ना, अगर आप रेगुलर बेस पे बनाओगे तो कैश और बैंक की दोनों बुक को आप रेगुलर चेक कर रहे हो, तो जो कैश और बैंक में हेराफेरी होती है वो रुक जाती है। उसका कहने का ये मतलब था। तो बोलता है अगर सपोज कर लो कोई रिकंसिलेशन है ही नहीं, तो अकाउंटेंट तो बेटा फंड्स को मिसमैनेज कर लेगा। मान लो आपके बैंक में कोई पैसे आए, या मान लो उसने कोई चेक आपसे ले लिया, चेक कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, आपने बैंक में देखा ही नहीं कि बैंक में गया कि नहीं गया चेक, तो हेराफेरी नहीं हो सकती। मान लो एक चेक आ गया, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ का चेक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने मुझे सेल्फ का चेक दे दिया, मैं अकाउंटेंट हूं, मान लो बेटा कंपनी इनकी है। भाई साहब अब इसका चेक मेरे पास, अब ये मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर, इसको ध्यान भैया कैश बुक में आ गया, और ये भाई साहब बैंक में जाकर चेक ही नहीं कर रहे कि बैंक में पैसा गया कि नहीं गया। तो यार सिंपल सी बात है, सपोज कर लो भाई, तुम्हें एक नॉर्मल प्रोसेस बताता हूं। तुम लोगों ने मान लो किसी बच्चे ने फीस सीधा मेरे अकाउंट में जमा करा दी, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मेरे को मान लो शर्मा जी ने लिख दिया सर डायरी पे, हाँ जी सर ये इतनी फीस आ गई। उनके लिखने से क्या होता है, ढक्कन पहले मैं अकाउंट में चेक करूंगा ना कि मेरे अकाउंट में इस बंदे के पैसे आए कि नहीं आए। बेटा बात समझ में आ रहा है? मान लो वो लिख के देते मेरे को सर इतनी फीस आ गई इस बच्चे की, तो मैं उस पर ऐसे थोड़ी सिग्नेचर मार दूंगा हाँ जी फीस आ गई। पहले मैं अकाउंट में चेक करूंगा, और मान लो मैं अकाउंट में चेक ही नहीं कर रहा, तो भाई वहां पर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होने का चांस है कि नहीं, बताओ। तो भाई साहब यहां पर इसी फंडे को दिमाग में रखो, ये कोई भी आपका बीआरएस होता है वो फंड्स को आपको मिस एप्रोप्रिएशन होने से बचाता है। 4-5 लोगों ने खाली ट्रू का जवाब दिया, बाकी सब फॉल्स थे। बेटा ऑब्वियसली डिस्करेज ही है एक हिसाब से, क्योंकि अगर आप रेगुलर चेक कर रहे हो तो और आपने कैसे रोकना है, आपने खुद थोड़ी खरीद देना वहां पर। सुनो नेक्स्ट बेटा, इन्वेंट्री बाय प्रोडक्ट। व्हाट इज बाय प्रोडक्ट, मैंने बताया था क्लास में, जब एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट जनरली साथ में बन जाता है, उसको हम क्या बोलते थे बेटा? याद है मैंने लकड़ी वाला एग्जांपल दिया था कि भैया आप लकड़ी काट रहे हो, साथ में जो उसका बूरा होता है वो निकल के साथ में आ जाता है, उसको वैल्यू करते एनआरवी पे, वेयर कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटली डिटरमाइंड। बेटा आप मुझे बताओ, इन्वेंट्री के बाय प्रोडक्ट को हम लोग एनआरवी वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो बच्चा हमारे पास कहानी क्या है, ये आप फॉल्स के हुआ आपको बताता हूं। बाय प्रोडक्ट को वैल्यू करते हैं एनआरवी पे, बट अगर यहां लिखा हुआ है जब कॉस्ट को मैं कैन बी सेपरेटली, बेटा इसकी कॉस्ट तो निकाल ही नहीं पाता मैं, तो आंसर क्या है? कॉस्ट कैन नॉट बी सेपरेटली डिटरमाइंड। पॉइंट समझ में आया बच्चों? क्योंकि बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को मैं अलग से जनरली निकाल ही नहीं पाता, वैल्यू करते हैं एनआरबी पे, इतना पॉइंट ठीक है, बट क्या मैं कॉस्ट को सेपरेट कैलकुलेशन कर सकता हूं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो सारे बच्चे याद रखना, बाय प्रोडक्ट को मैं वैल्यू कर सकता हूं एनआरबी पे, बट मेरा जो कॉस्ट है उसकी कैलकुलेशन सेपरेटली करना इज नॉट पॉसिबल। अच्छा आगे, abnormal amounts of wasted material, labor or other production overhead expenses are included in cost of inventories। अब आप याद करो, मैंने इन्वेंट्री का ना आपको पूरा एक चार्ट दिया था कि उसकी कॉस्ट में क्या इंक्लूड करना और क्या नहीं करना।
अब अगर तुम याद रखोगे बेटा, मैंने आपको उसमें चार्ट में लिखाया था ये इंक्लूड करना, ये इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो याद रखना जितने भी अबनॉर्मल वेस्टेज होती है इसको हम लोग नॉर्मली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करते। ये सारे इजी हैं इसलिए मैं खुद बता रहा हूं, अच्छा वाला आएगा तो लिखवाऊंगा। आगे लीफो में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज बेस्ड on assumption that costs are charged against revenue in order in which they occur। मतलब लीफो में क्या कह रहा है, कहता है कि भाई जो कॉस्ट होगी वो चार्ज की जाएगी रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, गुड्स आर गोइंग आउट। लीफो में क्या होता है बेटा, गुड्स आर गोइंग आउट, उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं। लीफो में बच्चा अगर आप नोटिस करते हो हमारा एक रूल होता है कि भैया फीफो में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो होती है ना वो आपके पास होती है पुराना स्टॉक पहले बार निकाल। तो आप मुझे बताओ, आप नॉर्मली पहले पुराना बेचोगे कि नया बेचोगे? पहले आप पुराना बेचोगे। तो ये फीफो में ऐसा होता है कि जो आप बेचते जा रहे हो उसके हिसाब से चार्ज करो। बड़ा बात समझ में आ रही है? ये फीफो में ऐसा होता है, लीफो में ऐसा नहीं होता। लीफो में क्या होता है, जो नया स्टॉक है, जो नया स्टॉक आया है अभी जो आपने खरीदा है उसको निकालो। बट फीफो में क्या होता है कि बेटा जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट पुराने स्टॉक को पहले बाहर निकालो। तो बेसिकली ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब है बेटा रेवेन्यू इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। इन द ऑर्डर इन विच दे अकर मतलब मान लो पहले पुराना स्टॉक आया तो पहले पुराना निकालोगे। तो ये होता है इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। ये लाइन का मतलब क्या है, फीफो में क्या करते थे बेटा, पुराना स्टॉक आया तो पहले पुराने को बाहर निकालना है, इसको निकालो बाहर। क्या हो गया भाई, थक गए हैं? अच्छा, तो बेटा लीफो में क्या होता है, क्या कह रहे, पावर, यार पावर ने का तुमने मजाक ही बना लिया सबने यार। ढक्कनो, पावर ने आप क्लास के बीच में थोड़ी बोला था ढक्कन। मैंने ये थोड़ी बोला था कि क्लास के बीच में पावर नैप ले लो। ओके, अब एक काम करते, पहले मुझे बताओ बेटा सारे बच्चों को ये फीफो लिफो वाला समझ में आया? ये लाइन समझ में आई है, इन द ऑर्डर इन विच दे आकर। ठीक है, पावर नैप लेनी ना, लिखो बेटा, इसका आंसर खुद करो जरा, चलो लिखो। हम जितना फ्री बैठते हैं ना उतना हमें नींद आती है। सुनना मुश्किल है, लिखना तो मुश्किल नहीं है ना। आंसर लिखो अब इसका, लिख के दिखाओ सारे आंसर। आई वुड लाइक टू सी ईच एंड एवरी वन राइटिंग। चलो अब आप देखो, ये ना एक +1 के लेवल का क्वेश्चन है। +1 के लेवल में हमें सिखाया जाता था प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता था बेटा, कंजर्वेटिज्म, कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे। यही बात यहां बोल रहा है। तो बोलता है क्या ये कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल होता है? आंसर इज ट्रू, क्योंकि कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल कहता है यार तुम एक काम करो, तुम होने वाले नुकसान को एंटिसिपेट कर लो। अब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे क्यों दिखाते हैं? आपको पता है, ये लॉजिक मालूम है सारे बच्चों को?
बेटा विचेवर इज लेस पे दिखाओगे तो कम वैल्यू पे दिखा दो, मतलब लॉस कर लो, बट ज्यादा पे मत दिखाओ। ज्यादा पे दिखाओगे तो प्रॉफिट एंटिसिपेट हो जाएगा। मान लो जो तुम्हारा स्टॉक है वो तुम्हारा, सपोज कर लो उसकी कॉस्ट प्राइस, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट प्राइस आज 1 लाख है, उसकी मार्केट वैल्यू सपोज आज 65,000 है, तो तुम बोलते हैं 65 पे दिखा दो, लॉस दिखा दो, चलेगा, बट गेन मत एंटिसिपेट करो। बच्चों ये कहानी क्लियर है? क्या हम लोगों ने ऐसी भाषा लिखी थी कुछ आसपास? आगे, अच्छा 1 मिनट, फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। बताइए क्या ये सही है? कोई बच्चा ट्रू के साथ है तो बताओ, सोचो, ट्रू हो सकता आंसर? भाई मेरे आंसर फॉल्स ही है, बिकॉज चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, है तो स्टॉक ही ना। अच्छा एक बार बच्चे के मन में आया सर आंसर ट्रू हो सकता है, एक बार तो आ गया ना, बस उसी चक्कर में 2 नंबर चले जाएंगे। एक मिल जाता है, 1 नंबर रीजन का, 1 नंबर ट्रू फॉल्स का होता है। ओके कम ऑन गाइस, लेट्स नॉट लूज द मोटिवेशन बेटा, आई एम कीपिंग दिस क्लास फॉर यू गाइस, ठीक है? वरना मैं ये भी कर सकता था भाई कि पीडीएफ अपने पास घर ले जाओ, बना के दे देता हूं, खुद कर लेना। खुद तुम लोगों ने किस तरह से करनी तुम्हें भी पता है, राइट? तुम लोग का जो हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन है भाई, वो तुम लोग अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं अपना भी टाइम लगा रहा हूं भाई साहब, और तुम्हारा भी लगवा रहा हूं। ओके भाई, इफ एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड with relation to running repairs of an asset, we need not charge any depreciation। मतलब अगर आप लगातार कोई एक मेंटेनेंस का खर्चा करते जा रहे हो तो बोलता आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। भाई साहब डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी है, रेगुलर रिपेयर्स करना नहीं करना वो अलग चीज है। डेप्रिसिएशन बेटा अगर किताबों में है तो वो चार्ज करनी है, ठीक है? आपको एक वर्ड समझ में आता है? डेप्रिसिएशन इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब जो एसेट की कॉस्ट होती है उसको हम एसेट की लाइफ से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज एनुअल डेप्रिसिएशन। जब प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को हम बेचते हैं तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसको डेबिट करते, एसेट को क्रेडिट करते, और कोई गेन और लॉस को पीएल में रिकॉर्ड करते। आप मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है समझो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करा, एंट्री बनाओ टू एसेट, और कोई डिफरेंस आया तो उसको पीएल में डाल दिया। क्या ये एंट्री सही है? सोच समझ के जवाब देना। ट्रू? अच्छा कैसे ट्रू बताओ, एक्सप्लेन करो। अब देखो भाई ध्यान से देखना, ये जो आंसर है ना ये ट्रू है। मैक्सिमम बच्चे सारे क्या सोच रहे हैं कि एक एसेट के सेल की नॉर्मल एंट्री। अब मैं तुम्हें याद कराता हूं वो किस प्रिटेक्स्ट में बोल रहा है।
जब आप एसेट सेल करते हो, आप एसेट को क्रेडिट करते हो, करते हो, ठीक है। याद रखना, मैं तुम्हें याद कराता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में आप याद करो, मैं कहता था एक एंट्री होती थी स्यापा, याद आया? इसको मैं क्लास में कहता था भैया स्यापा। यहां पर हम लोग क्या करते थे, इधर एसेट डालते थे, इसमें आता था टोटल डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। तो बताओ उस बंदे ने कहां पे बात गलत बोली? हम ये ट्रीटमेंट करते नहीं थे। उसने ये नहीं बोला कि मुझे सेल की एंट्री बता, उसने ये कहीं लिखा है मुझे सेल की एंट्री बता। उसने बोला मैं जब एसेट सेल करता हूं तो क्या मैं ये एंट्री कर सकता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मैं डेबिट करके मैं एसेट को क्रेडिट कर सकता हूं? हां जी कर सकता हूं। और कोई प्रॉफिट लॉस होता है वो तो वैसे पीएल में जाता, तो उसमें गलत क्या है? तो 99% लोग फॉल्स जाएंगे इस पे, सोचो। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है। और ये मेजर एंट्रीज को मैं क्या कहता था, स्यापा, याद करो क्लास में। ओके, while calculating depreciation as per diminishing balance method, the salvage value of asset at the end of its life is reduced from its cost. सोच के बताना ट्रू की फॉल्स। सैल्वेज वैल्यू एसेट की हम लोग लाइफ से माइनस करते थे, ये ट्रू है कि फॉल्स है? आधे लोगों ने ना घर जाके आज सो जाना है 3-4 घंटे के लिए कि सर ये थ्योरी करनी पड़ेगी। बेटा तुम्हें मजाक लग रहा था? ये बेटा हमें तब करनी चाहिए हमारे जब चैप्टर चल रहे होते। ये तुम लोगों को मजाक लग रहा था कि भैया थ्योरी जो है फालतू है। याद रखो, ये जितने बच्चों को मजाक लग रहा था भाई, ये सब बच्चों को प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये थ्योरी फालतू नहीं है। अब पॉइंट को समझो भाई, इसने वर्ड लिखा डिमिनिशिंग बैलेंस, जबकि माइनस करते थे स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो आंसर क्या है बेटा? फॉल्स। सैल्वेज वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो काम ही आपको स्ट्रेट लाइन में आती, स्ट्रेट लाइन में या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में, उसमें काम आती होती है। बच्चों समझ में आया? दैट वैल्यू इज यूजफुल ओनली अंडर एसएलएम बेसिस पे। ओके, अभी और मजा आएगा, रुको। एनी चेंज इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट शुड बी अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, as a change in accounting estimate in accordance with accounting standards। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ जी बेटा। बेटा नहीं, ये बड़ी सिंपल सी बात है। ये क्या कह रहे हैं, अगर तुम लोग देखोगे, मैंने 5 मिनट पहले ये चीज बताई है। ये क्या कह रहा है बेटा, देखो इंग्लिश है बच्चा, वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि अगर, नहीं इसने बोला ना लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, बट ये सिंपल थ्योरी इंग्लिश है। क्या कहानी है, अगर आप मान लीजिए आपके पास एसेट की लाइफ में, पंजाबी में ट्रांसलेट करूं, कहंदा पेन एसेट दी लाइफ दे विच चेंज करोगे तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। अब ये सिंपल सी बात है। अब इसी को उसने इंग्लिश में लिखा है कि क्या मैं एक एसेट की लाइफ को चेंज करूंगा तो क्या मेरा वो अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज? आंसर है ट्रू है। आप 2 मिनट पहले देखो, मैंने आपको यही कहानी यहां बता रहा था, ये देखो कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है। बेटा हमने ये सारा कुछ करा हुआ है, इसके ऊपर हमने एक आईसीए की बुक का एग्जाम्पल भी करा हुआ है। लास्ट में एक इलस्ट्रेशन है आईसीए की बुक में, अगर आप देखते हो तो, इसमें लाइफ चेंज होती है एसेट की। ओके भाई साहब, प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट is different from bill of exchange because the amount is paid by the maker in case of former and by the acceptor in the later।
इतना तो बताइए बेटा। चलो ये तो कर लोगे बेटा, ठीक है। ए हैज ड्रॉन अ बिल ऑन बी, बी एक्सेप्ट करता है और एंडोर्स करता है बिल सी को। आप मुझे बताओ बेटा, क्या बी सी को एंडोर्स कर सकता है? पहले बताओ। सिर्फ ए एंडोर्स कर सकता है, ड्रॉई कहां से एंडोर्स कर लेगा? तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स। एक बिल दिया क्रेडिटर को, एक मिनट, बिल हमने क्रेडिटर को दे दिया, इज कॉल्ड बिल्स पेबल। ऑब्वियसली बेटा ट्रू है, क्योंकि क्रेडिटर के जो आपके पास आता है अल्टीमेटली, अगर हम दे रहे हैं, दैट मींस डेटर इज कमिटिंग दैट ही विल पे द मनी। ठीक है, ओके, तो आंसर क्या हो गया? ट्रू। ओके, ध्यान से देखना, द एडजस्टमेंट एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डेबिट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट एंड क्रेडिट इन इनकम अकाउंट। मतलब कोई एडवांस इनकम आती है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? उसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री पहले क्या होती है वो बताता हूं। एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटी होती है, नॉर्मल एंट्री होती है बेटा, इनकम को हम करते हैं डेबिट और एडवांस इनकम को हम करते हैं क्रेडिट। ये नॉर्मल एंट्री होती है। उसने बोला हम लोग एडवांस इनकम को डेबिट करेंगे, क्या वो सही बोल रहा है? आंसर क्या है? क्यों? क्योंकि हमारी सही एंट्री क्या होती है? इनकम टू एडवांस इनकम। सबको समझ में आ गया बेटा? एवरीबडी इज क्लियर? आगे, अगर मान लो मैंने लाइफ पॉलिसी ऑफ प्रोपराइटर पे कोई भी मैंने प्रीमियम पे करा, सोचो, तो क्या वो मैं पीएल में दिखाता हूं? लाइफ पॉलिसी ऑफ प्रोपराइटर इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल से माइनस करते हैं। आंसर इज फॉल्स। डेप्रीसिएशन अकाउंट ट्रायल बैलेंस में है, क्या वो पीएल में जाता है? यस। जो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में उसका सिंगल ट्रीटमेंट, अपना चार्ट याद है? जो एडजस्टमेंट में उसके दो ट्रीटमेंट। ठीक है, पर्सनल परचेजेस इंक्लूडेड इन परचेज डे बुक आर एडेड टू सेल्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट। पर्सनल परचेजेस को बेटा परचेज से लेस करते हैं और उधर से ड्रॉइंग्स में ऐड करते हैं। इज दिस क्लियर? मेडिसिन गिवन टू ऑफिस स्टाफ बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन विल बी डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। अच्छा बताओ ट्रू की फॉल्स? अब बताओ। एक मिनट रुक जाना। मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन मतलब उसके लिए गुड्स हो गया, तो इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने स्टाफ को ना हमने क्या करा, हमने एक हिसाब से सैलरी के बदले हमने उसको गुड्स दे दिए। तो बेटा हम लोग उसको सैलरीज इन काइंड दे सकते हैं, तो सैलरीज टू परचेजेस लिख सकते हैं। आपको पता है इसकी एंट्री क्या होती है? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो गलत नहीं है। अच्छा आगे, इफ द शेयर्स आर फुली पेड बाय द शेयर होल्डर ही इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर लायबिलिटी। क्योंकि एक जो शेयर होल्डर होता है उसकी लायबिलिटी हमेशा डिपेंड करती है ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो आंसर क्या है बेटा इसका? ट्रू। ठीक है, आगे, नहीं आंसर खुद लिख लेना बेटा, एक आदमी उन्होंने आंसर नहीं लिखा होगा। आगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर। आंसर क्या है बेटा? फॉल्स। वो प्राइवेट की बेटा रिस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है, क्योंकि शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हाँ बेटा आपको एक बात बताता हूं, एक दीदी बोलती फॉल्स, आंसर इज ट्रू, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको आपका ट्रू एंड फेयर व्यू देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है बेटा, ये वहां पर ऐसे मत करना। क्या स्केड्यूल 1 बैलेंस शीट का परफॉर्मा देता है? स्केड्यूल 3
याद रखना, वो बैलेंस शीट का परफॉर्मा देता है। शेड्यूल 3 आपके पास डायरेक्टर रिपोर्ट देता है बेटा, शेड्यूल 3 हमेशा बैलेंस शीट पीएल बताता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको हर बार याद रखो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू बी ट्रू एंड करेक्ट एज पर कंपनीज एक्ट। सुनो 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 बेटा, सुनो, every company shall prepare financial statements for every financial year which gives true and fair view of the state of affairs of the company। मतलब it needs to be true and correct, true and correct नहीं, true and word क्या है बेटा, fair view। तो बेटा एक छोटी सी लाइन से अब देखो आपका सिस्टम खराब। ओ भाई क्या ये सारे बच्चों को क्लियर है? भाई साहब ये तुम्हारे को ना मैंने टॉप 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे दिए, इसका पीडीएफ तुम्हें डलवा देता हूं, इसको अच्छे से कर लेना। आई होप इट इज क्लियर। एंड लास्ट में थ्योरी है जरूरी भाई, पढ़ के जाना है। थैंक यू।